इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मुख्तार अंसारी पर। बंगाल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर बड़ा मैसेज दिया। बंगाल में चुनावी रैलियों के बीच इंडिया टीवी के कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार से बात की और कहा कि मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। यूपी में कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर जेल में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी की जेल से किसी तरह का कोई भी क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। योगी ने पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी हर सवाल का दिया जवाब। बड़ा सवाल, क्या बंगाल में योगी का जय श्री राम का नारा चलेगा? देखिए अजय कुमार के साथ योगी का ये पूरा इंटरव्यू। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये चुनाव जब सामने आते हैं तो कुछ एक चेहरे भारतीय जनता पार्टी से उभर कर ऐसे आते हैं जो प्रमुख चुनाव प्रचारक ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में न सिर्फ हिस्सा ले रहे हैं बल्कि जब मंच पर आते हैं तो एक जय उद्घोष के साथ लोग उनका स्वागत करते हैं। इंडिया टीवी पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। मुख्यमंत्री जी, आपने 2019 में भी जब लोकसभा के चुनाव थे इन राज्यों में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था और आप जब जाते थे तो एक अलग ही ध्वनि दिखती थी। उस वक्त से लेकर अभी तक 2 साल में क्या बदला है और खासकर बंगाल में? देखिए, बहुत कुछ लोगों को परिवर्तन नजर आ रहा है और खास तौर पर जब हम विगत 1 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर देखते हैं तो देश में भी और दुनिया में भी एक मैसेज है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन में जो कार्य भारत के अंदर हुआ वह अभूतपूर्व कार्य है, अभिनंदनीय कार्य हुआ। न केवल भारत के नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए बल्कि उसकी आजीविका को बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर कार्य हुआ। कोरोना की आहट आते ही लॉकडाउन के दौरान गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा होना, इसके तत्काल बाद आत्मनिर्भर भारत की एक नई संकल्पना के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की जनता को एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, कोरोना कालखंड का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के साथ ही 2 स्वदेशी वैक्सीन लेके आना और भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला करके फिर से दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना। जहां यह कार्य आपदा से निपटने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर ला करके तेजी के साथ आगे बढ़ाने में जहां सफलता प्राप्त हुई, वहीं देश की आस्था को भी सम्मान मिला और आजादी के बाद जिन कठिन चुनौतियों से भारत जूझ रहा था उनसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने और आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद की समस्या का समाधान निकालने के साथ ही अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा देना, यह आम जनमानस में एक नए विश्वास को प्रदर्शित करता है। और यह एक विश्वास मुझे लगता है कि इस चुनाव में देश के अंदर हर चेहरे पर दिखाई दे रहा है। योगी जी, आप अपने राज्य में जिस तरह की आर्थिक तरक्की कर रहे हैं
जब मैं डेटा देख रहा था तो मैं बड़ा अचंभित था। आज राज्य लगातार उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, तमाम डेटा सामने है। लेकिन जब आप बंगाल में मंच पर खड़े होते हैं और आपके साथ जय श्री राम का उद्घोष सामने आता है तो लोगों को वही याद रहता है। तमाम विपक्षी दल जय श्री राम के नारे के साथ आपको जोड़कर आपके भगवा को जोड़ते हैं, उस आर्थिक तरक्की की तरफ नहीं देखते। देखिए, हमने राम को आस्था के साथ भी जोड़ा है और राष्ट्र के पुनरुत्थान के साथ भी जोड़ा है। पुनरुत्थान का मतलब केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी हम इसको और भी सशक्त कर सकें, इसके साथ जोड़ा है। हमारे यहाँ एक गरीब के लिए, गरीब ने राम को रोटी को साथ जोड़ के देखा है और वही स्थिति इस समय हमारे साथ में है कि हमने राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को केवल अपनी अर्थव्यवस्था तक सीमित, केवल एक आस्था के साथ सीमित नहीं किया है, बल्कि राम हमारे आदर्श हैं, जिनके कारण भारत को सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में भी स्थापित करना है। और ये अच्छी बात है, भारत आस्थावान देश है। हमारी आस्था उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करता है। आम जनमानस का ये विश्वास बना रहना चाहिए। विरोधी क्या कहते हैं हम इसकी बहुत परवाह नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो कि लोग आपके सिर्फ एक पक्ष को देखें? जब आप मंच पर खड़े होते हैं और जय श्री राम का उद्घोष होता है, जब आप राम मंदिर निर्माण का श्रेय मोदी सरकार को देने के साथ साथ कहते हैं कि यह आस्था का सवाल है, तो उसे एक संकीर्ण नजरिए से प्रस्तुत किया जाता है और आपकी तमाम सफलताओं को उसके पीछे ढक दिया जाता है। देखिए, लोकतंत्र की व्यवस्था लोकलाज से चलती है। इसमें हमें जनता की आस्था का भी सम्मान करना पड़ेगा, उनके कल्याण के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ डेवलपमेंट ओरिएंटेड उन सभी प्रोग्राम को भी एक साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी कार्यक्रम आते हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हमारे साथ में है। यूपी में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ केंद्र सरकार का भी बरदस्त हमें प्राप्त होने और सहयोग प्राप्त होने के कारण हमें उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिली और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिली। और यही कारण है कि जो काम 1947 से 2017 के बीच नहीं हो पाया, वह काम 2017 से 2020 के बीच में हम करके दिखा दिए। यानी दशकों तक जो काम नहीं हो पाए, वह काम आज 4 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर होते हुए दिखाई दिए। 1947 से 2017 के बीच इन 17 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 45-46 हजार रुपये तक पहुंच पाई थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब विगत 4 वर्ष के दौरान 95 से 96 हजार करोड़ रुपए तक पहुंची है। प्रदेश की जीडीपी 1947 से 2017 तक यह मात्र 10 लाख करोड़ तक पहुंची थी। आज 21 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश अगर देश के अंदर हम देखेंगे तो 2016-17 तक यह देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था है। ये सभी परिवर्तन इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना प्रारंभ करेगी तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। हाँ, हमने खर्च कम किया, यानी फिजूल खर्ची को रोका, लेकिन राजस्व को बढ़ाया।
इनकम स्टेट की हुई उसको लोक कल्याण के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया। एक एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड कार्य और लोक कल्याण का एक एक कार्य इकोनॉमी को ग्रोथ देता है। तो हमारे लिए दोनों काम करने आवश्यक थे, लोक कल्याण के कार्य भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य भी, लेकिन साथ साथ आस्था को भी सम्मान मिले इसके लिए भी सरकार ने बेझिझक इन सभी कदमों को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया और हम उसमें सफल हैं। योगी जी, आपका 2 मार्च को मालदा में जो आपने जनसभा को संबोधित किया था उसके कुछ अंश मैं बताता हूं और फिर विरोधियों ने उस पर क्या कहा ये भी। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने 24 घंटे में गौ हत्या गौ तस्करी बंद करा दी। उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। बंगाल में राम का नारा लगाने से रोका जाता है। जो भी राम का द्रोही है उसका बंगाल में कोई काम नहीं। बंगाल में अराजकता है, आतंकवाद है, अपराध है, भ्रष्टाचार है। जैसे ही आपने ये कहा, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जवाब आया, पहले खुद अपने घर में तो झांको, आप हमारे ऊपर किस तरह का आरोप लगाते हैं? देखिए, पंचायत चुनाव बंगाल के अंदर हुए थे, सैकड़ों लोग मरे थे, व्यापक हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सभी चुनाव चल रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं, बहुत शांति से सारी चीजें चल रही हैं। लोकसभा चुनाव 2019 उत्तर प्रदेश के अंदर 1,63,000 बूथ, 80 लोकसभा सीट, एक भी लोकसभा सीट में एक भी बूथ पर हिंसा की एक सिंगल वारदात भी नहीं हुई। बंगाल के अंदर हर लोकसभा सीट पर, हर बूथ पर विवाद हुई, व्यापक हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कोई मत और मजहब संप्रदाय हो, अगर उसका पर्व और त्योहार पड़ता है, वो शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित माहौल में अपना पर्व और त्योहार मनाता है। सरकार उस पर कोई बैन नहीं करती। बंगाल के अंदर एक भी पर्व और त्योहार व्यक्ति सुरक्षित माहौल में नहीं मना सकता। उल्टी दुर्गा पूजा को, सरस्वती पूजा को सरकार रोक लगाती है। बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंधित किया जाता है, मुख्यमंत्री चिढ़ती है, गाली गलौज पे उतर आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के दौरान हमने 4 लाख सरकारी नौकरी दी, एक भी नौकरी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां थोड़ी शिकायत मिली तुरंत एसआईटी गठित कर दी गई और कार्रवाई कर दी, कठोरतम कार्रवाई कर दी गई। बंगाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं, वहां पर भर्ती नहीं कर पाए। यूपी में हम लोग 7th पे कमीशन अपने सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं, बंगाल अभी तक 5th पे कमीशन दे रहा है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। कभी बंगाल देश की अर्थव्यवस्था की एक धुरी हुआ करता था। बंगाल में क्या नहीं है? बर्फीले पहाड़ भी हैं, लहलहाते मैदान भी हैं, व्यापक समुद्री किनारा भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी हैं, अच्छे जल संसाधन भी हैं। इस सब के बावजूद बंगाल विपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट है, हमारी कोई सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी है, लेकिन हमारे यहां कोई बर्फीला पहाड़ नहीं है, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया और ईमानदारी के साथ प्रयास किया। फिजूल खर्ची को रोका, भ्रष्टाचार और बेईमानी पर प्रहार किया। सैकड़ों ऐसे लोगों को जो बेईमानी और भ्रष्टाचार में लिप्त थे या तो जेल में डाला या नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आज परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था देश की बन गई है। बंगाल जो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था कभी थी आजादी के समय में,
आज विपन्नता की तरफ जा रहा है। यही अंतर है कि मेरे वक्तव्य पर हमारे यहाँ कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। बंगाल के अंदर ईद के दौरान व्यापक गौ हत्या होती है। आखिर क्यों? आखिर गौ हत्या किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं सरकार रोक लगाती है? ये बंगाल की सरकार को रोक लगानी चाहिए थी। हिम्मत नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो क्या है? आप दुर्गा पूजा पे रोक लगाती हैं, गौ हत्या पे क्यों नहीं रोक लगाती है? हमने तो यही प्रश्न उठाया था। वे उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है, जितना उत्तर प्रदेश में मुसलमान है उतना टोटल आबादी बंगाल की है, और तब भी आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं। हमने तो रोक लगाई है। हमारे यहाँ कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और किसी पर्व और त्योहार के दौरान कोई हिंसा नहीं कर सकता है। हर एक जाति, मत, मजहब, संप्रदाय को अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की पूरी स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश में है और हर व्यक्ति मना सकता है। अपने व्यवसाय को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को सुरक्षा का पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। आखिर बंगाल की सरकार टीएमसी की सरकार नहीं है? ये गारंटी क्यों नहीं दी 10 वर्ष जबकि वह सरकार 10 वर्षों से वहां थी? योगी जी, आपका एक बयान बड़ा सुर्खियां बटोर रहा है बंगाल में। आपने बीते वर्ष कहा था कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, और ये बयान बड़े तरीके से प्रचारित किया जा रहा है बंगाल में, ये कहते हुए कि आप एक संकीर्ण धार्मिक विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं। देखिए, हिंदू होना संकीर्णता का पर्याय नहीं है। तो उसी बंगाल में पैदा हुए स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने वैश्विक मंच पर भारत की सनातन हिंदू धर्म को बहुत मजबूती के साथ पहुंचाने का कार्य किया था, और स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात का हम सबको आह्वान किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक हिंदू होना मेरे लिए गर्व का विषय होना चाहिए, लज्जा का विषय नहीं। लज्जित वे हों जिन्होंने मत और मजहब की आड़ में, धर्म की आड़ में निर्दोषों का कत्लेआम किया है, लोगों का शोषण किया है, अपनी बात को जबरन थोपने का कार्य किया है। उन्हें लज्जित होना चाहिए। मुझे नहीं, किसी सनातन हिंदू धर्मावलंबी को लज्जित नहीं होना चाहिए। आपने कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि आपको आपकी सरकार की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप बंगाल में आकर ये कहते हैं कि तृणमूल के गुंडों को ठोक देंगे। ये ठोकने का कल्चर आपकी वार्नर सेना की कम्युनिटी पर चलता है, जहां आप राज्य करते हैं, बंगाल में नहीं चलेगा। देखिए, बीजेपी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है पिछले कुछ वर्षों के दौरान टीएमसी सरकार के संरक्षण में। चुनाव के दौरान हम देख रहे हैं एक टेरर पैदा किया जाता है। हमारे हेलीकॉप्टर को लैंड करने से रोका जाता है। सभाएं अगर हमारी हैं तो नजदीक के हेलीपैड हमें नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। जहां पर सभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आवेदन करता है, वहां के लिए पहले से टीएमसी के लोग उसको बुक करा देते हैं, जबकि उनका कोई कार्यक्रम नहीं होता है, केवल व्यवधान पैदा करना। और अगर भाजपा का कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहा है तो उन पे हमले किए जाते हैं, माइक से अनाउंस किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति अपने कार्यक्रमों को संचालित कर सकता है, आयोजन में भाग ले सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं। हमने इसीलिए इस बात को कहा कि कानून अपना काम करेगा। जो ये लोग अराजकता पैदा कर रहे हैं, इनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है, और 2 मई को जिस दिन बंगाल के मतगणना के परिणाम सामने आएंगे, उस दिन टीएमसी के वे गुंडे जो आज सत्ता के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, वहां के नागरिकों को, व्यापारियों को, सामान्य नागरिकों को निशाना बना करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, वे 2 मई के बाद इस बात को देखेंगे कि कानून उन्हें कटघरे में जरूर खड़ा करेगा। आप कानून के पालन का जिक्र हमेशा करते रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन एकाध आपके वक्तव्यों को बड़े पैमाने पर प्रचारित कर
खोखो कल्चर को बड़े पैमाने पर आपकी सरकार के साथ जोड़कर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। क्या ये सही है? देखिए, किसी माफिया और किसी घोषित दुर्दांत अपराधी को संरक्षण देना, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है। हर अपराधी के मन में कानून का एक भय होना चाहिए और उसके मन में इस बात का भी भय होना चाहिए कि अगर उसने कानून के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो बच नहीं पाएगा। और उत्तर प्रदेश ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश के अंदर इस मिसाल को प्रस्तुत किया है कि कानून के हाथ उतने ही लंबे होंगे, कहीं भी होगा अपराधी उसको ढूंढ निकालेंगे और उसको वापस जेल की सिक्कों में डालेंगे, उसके किए की सजा उसको दिलवाएंगे। और उत्तर प्रदेश इस मैसेज को देने में सफल है। बंगाल क्यों नहीं? क्यों बंगाल आज अपराधियों की शरणस्थली बना दी गई है टीएमसी की सरकार द्वारा? क्यों देश के अंदर अन्य स्थानों पर अपराध करने वाला व्यक्ति बंगाल के अंदर समर्पण करता है? कहीं ना कहीं अपराध और माफिया का एक गठजोड़ वहां है ना, यही कारण तो है। और इसी से टीएमसी के नेताओं की चिढ़ स्वाभाविक है। जब हम इस पे प्रहार करेंगे तो उनकी चिढ़ स्वाभाविक है। अब मुख्तार अंसारी की हम चर्चा कर लें। उनके भाई ने कल तमाम टेलीविजन चैनल पर ये कहा कि जेल में वो सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके पहले भी जहर देने की कोशिश की गई थी। एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी के बयान का हवाला देकर कहा गया कि गाड़ी पलट सकती है, यानी कि एनकाउंटर हो सकता है। आपकी सरकार को एनकाउंटर से जोड़कर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को एक अलग श्रेणी में खड़ा करने की कोशिश है। देखिए, अपने पाप की कमाई पर और कृत्यों पर कोई व्यक्ति सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि जनता की सहानुभूति किसी ऐसे अपराधी और माफिया के साथ कभी होगी। जेल के अंदर उसके कृत्यों ने उसे पहुंचाया है। जिस सरकार ने के साथ मिलकर के उस सत्ता का संचालन कर रहा था, उस सरकार में ही उसे न्यायालय ने जेल भेजा। तो स्वाभाविक रूप से ये कहना, और उत्तर प्रदेश की जेल में वह इतने वर्षों तक रहा भी है, तब तो उत्तर प्रदेश की जेलें असुरक्षित नहीं थी। लेकिन अचानक जेल, यूपी की जेल, इस बात को नोट करना कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश की जेल सुधार गृह हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जेल अय्यासी या अपराध संचालन के केंद्र नहीं बन सकते। और जिन लोगों ने जेलों को अपराध संचालन के केंद्र बना दिए थे, वही लोग भयभीत हो रहे हैं, अन्यथा किसी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। दरअसल लोग इस बात को ज्यादा वजन तब दे रहे हैं जब दुबे प्रकरणों में गाड़ी पलटी और उसके बाद से एक ये भूमिका बना दी गई कि आपके यहाँ बस वही होता है कि आपसे एक बार आदेश मिल जाए और अपराधी का काम तमाम। देखिए, अपने कृत्यों की सजा हर व्यक्ति पाएगा और कानून के कटघरे में जो व्यक्ति खड़ा हो, कानून के अनुसार वो सजा भी पाएगा। हमें विश्वास है कि उन सभी लोगों को न्याय जरूर मिलेगा जो पिछले कई दशकों से ऐसे दुर्दांत अपराधी और माफियाओं के कृत्यों से आतंकित थे, परेशान थे, और आज उनके मन में एक नई आस जगी है कि हम भी न्याय पाने के अधिकारी हैं और जरूर न्याय मिलेगा उनको। तो क्या हम ये माने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं, एक टफ टास्क मास्टर की छवि उन तमाम लोगों के दिल में बिठाना चाहते हैं कि अगर आपने अपराध किया है तो पट्टी लेकर घूमो? देखिए, मैं एक सामान्य योगी हूं, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूं,
मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व मेरी पार्टी ने दिया है, उस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा हूं। मेरा कार्य है उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी खुशहाली के लिए और उनकी समृद्धि के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना। इसके लिए जिस भी प्रकार के कदम को उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार को उस प्रकार के कदम उठाने में कोई संकोच नहीं होगा। योगी जी, आपने बंगाल में कहा कि एक बड़ा परिवर्तन बंगाल में आया है। अब ममता बनर्जी भी चंडी पाठ करने लगी है और ऐसे तमाम तत्व जो आज अपने आप को हिंदू कहने से कतराते थे, मैं भी हिंदू कहते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नई पिच है? क्या ये आपकी पिच है? देखिए, ये हमारी वैचारिक विजय है और वैचारिक विजय इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारी वास्तविक विजय भी साथ साथ चल रही है। जो लोग दुर्गा पूजा नहीं करते थे या उसको बैन करते थे, आज वे लोग चंडी पाठ कर रहे हैं। जो लोग हिंदू बोलने में संकोच करते थे, आज चुनावी मंचों पे जाके कह रहे हैं कि साहब मैं भी हिंदू हूं, मैं भी जनेऊ धारण करता हूं। तो ये हमारी वैचारिक विजय है और ये मान के चलता है कि वास्तविक विजय के हम नजदीक हैं। आपने जनेऊ का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी का फिर चर्चा अपने आप में आवश्यक हो जाता है। राहुल गांधी जी कामाख्या मंदिर जाते हैं, मंदिर पर पूरा टीका लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कन्विंसिंग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाए ऐसा दिखता नहीं है, जनता मानती नहीं है। क्या वजह है आपको लगता है? देखिए, पब्लिक नेता की छवि को दोनों देखता है कि वास्तविक जीवन में क्या है और चुनावी जीवन में क्या है। अगर आप वास्तविक हिंदू हैं तो हिंदू आपको हिंदू मानेगा, अगर एक्सीडेंटल हिंदू है तो हिंदू हिंदू नहीं मानेगा और उसकी स्थिति वही हो जाती है, ना घर की ना घाट के। तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जब चुनावों के समय में हिंदू बनने का प्रयास करते हैं तो उनकी स्थिति वही होती है, ना घर के ना घाट के होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार हर मंच से उनके भाषण में आपका जिक्र होना तय है। ऐसा आपने क्या किया है कि असदुद्दीन ओवैसी बिना आपका नाम लिए एक भाषण पूरा नहीं कर सकते? देखिए, तो अच्छी बात है कि अच्छा नाम जपते रहेंगे लोग तो वो कल्याण का ही कारक बनेगा, उद्धार का कारण बनेगा। और मैं आभारी हूं उनका कि कम से कम किसी बहाने से ही मेरा नाम ले लेते हैं, मुझे गाली दे देते हैं, इसी बहाने नाम का उच्चारण हो जाता है। दरअसल वो आपको एक ऐसे छवि के तौर पर प्रस्तुत करते हैं जो देश को बांट रहा है, जो हिंदुत्व के नाम पर लोगों को आक्रामक बना रहा है, जो लोगों के दिलों में घृणा पैदा कर रहा है। क्या इनमें से कोई भी चीज क्योंकि आपसे जब भी मुलाकात होती है, आपसे बात कर एक सदविचार के साथ ही आदमी वापस जा सकता है, ये उनके दिल में ऐसी भावना क्यों है आपके बारे में? देखिए, मैं क्या हूं और ओवैसी क्या है यह हर व्यक्ति जान रहा है, इसलिए अब उसमें बहुत प्रश्न उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। पूरा देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है, दोनों के बारे में जान रही है, दोनों के बारे में धारणाएं हैं, उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, CAA एक बहुत प्रिय मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुझे हाल पता चला कि आपकी वजह से एक बहुत बड़े कुनबे को 70 साल के बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये सिर्फ आपका सतत प्रयास है क्योंकि ये आप ही के क्षेत्र के लोग हैं। CAA कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और क्यों बंगाल में उसकी अहमियत बाकी पार्टियां नहीं समझ पा रही? देखिए, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग जिन्होंने आजादी के बाद अपना वोट बैंक बना करके हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया था, आज वे लोग CAA का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है CAA के लिए उचित माहौल है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त किया जाना चाहिए कि उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ इसको लागू किया है। आने वाले दिनों में हम किस तरह का उत्तर प्रदेश देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी? उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा
और प्रधानमंत्री मोदी जी के $5 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरता हुआ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। और हम लोग उस दिशा में एक नए प्रयास के साथ, जहां देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छे निवेश गंतव्य के रूप में, सबसे अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में उत्तर प्रदेश विकसित होगा, जहां पे 24 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, उस प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को हम स्थापित करेंगे। योगी जी, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को कि एक भगवाधारी, एक सन्यासी जिसने जीवन को बिल्कुल त्याग कर दिया है, सांसारिक जीवन को, वो एक कुशल प्रशासक कैसे हो सकता है? ये आप कैसे करते हैं? देखिए, एक योगी और एक सन्यासी वह केवल आध्यात्मिक उन्नयन के लिए ही नहीं काम करता, बल्कि भौतिक जगत की समस्याओं के समाधान में भी अपना योगदान दे सकता है। और लोक कल्याण जो उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है, उस लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करेगा। एक आखिरी सवाल योगी जी, आप लगातार मेहनत करते हैं, जितना आप काम करते हैं बहुत कम लोग ऐसा लगातार मेहनत के साथ काम कर पाते हैं। ये ऊर्जा आप कहां से लाते हैं? देखिए, अध्यात्म की ऊर्जा है, टीम वर्क की ऊर्जा है, ये दोनों हमें एक साथ आगे बढ़ाती है। हमारा अध्यात्म भी और हमारी जो सामूहिकता है, सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति, मोदी जी का और अपने केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन, प्रदेश के अपने सहयोगियों का सहयोग, बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का योगदान हमें एक टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने के लिए। तो हम ये तय माने कि बंगाल में 200 सीटें निश्चित हैं आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत के साथ बंगाल के अंदर सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जी, बहुत आभार आपका, आपने बहुमूल्य वक्त अपना दिया और बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।